स्वागत दोस्तों, आगे सामने होते हुए चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी घटना को बताएंगे दोस्तों, जहां पर कांग्रेस पार्टी के फूट को लेकर चल रही थी चर्चा, वहां पर उल्टा बीजेपी के 100 से ज्यादा पुराने भाजपाइयों ने दे दिया इस्तीफा और संघ से जुड़े लोगों ने इस्तीफा देते हुए मोदी और शाह की नीति को लेकर ही पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। दोस्तों बताएंगे कौन से राज्य से ये बड़ी अपडेट है और नितिन नवीन के हारने के बाद से कैसे बीजेपी के अंदर इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। अलग अलग राज्यों से अलग अलग तरीके की अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तक, जहां पर राहुल गांधी अपने 10 जनपद जंतर मंतर प्रदर्शनकारियों के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी सरकार को निशाने पर लेते नजर आए दोस्तों। वहीं पर अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों की बीच सभा में कर दिया एक ऐसा ऐलान दोस्तों, जिससे ब्राह्मण समाज के वोट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन की तरफ तेजी से मुड़ रहे हैं। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है, पूरी अपडेट एक करके चलेंगे। आज की सारी बड़ी खबर दोस्तों, सारी बड़ी अपडेट आपसे पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी का विजय रथ रुकने वाला है और सपा कांग्रेस मिलकर इस बार बीजेपी को उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक की सबसे बड़ी हार देने जा रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी में पंजाब के अंदर एकजुटता स्थापित कर पाना पार्टी के लिए काफी मुश्किल भरा काम दिखाई दे रहा है दोस्तों। बड़ा कारण यह है कि 3 अलग अलग तरीके के ग्रुप चल रहे हैं। एक तो सुखजिंदर सिंह रंधावा का अलग ग्रुप चल रहा है और प्रदेश के अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के करीबी अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग पार्टी का मुख्य चेहरा बने हुए हैं। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी चाहते हैं कि उनको पार्टी की तरफ से बड़ी भूमिका मिलनी चाहिए और तीनों तरफ से अलग अलग रस्साकसी चल रही है। इस कारण से भूपेश बघेल को पार्टी को एकजुट करने में काफी ज्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों। ऐसे में पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी चर्चा में थी और कई सारे लोगों का मानना था कि कांग्रेस पार्टी के अंदर आपसी विवाद में कुछ नेता इधर से उधर भी हो सकते हैं और पार्टी में फूट पड़ सकती है, पार्टी कमजोर हो सकती है। लेकिन मामला एकदम उल्टा हुआ दोस्तों। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के फूट का इंतजार लोग कर रहे थे, लेकिन फूट यहाँ पर बीजेपी के अंदर पड़ गई। अब जो बड़ी अपडेट है वो ये कि रवनीत बिट्टू से लेकर सुरजीत भाटिया हो, संदीप भाटिया हो या फिर अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह हो दोस्तों, ये सबके सब भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो ऐसे में ये सारे नेता क्योंकि बीजेपी में चले गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने पंजाब के नेता है, जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं दोस्तों, उन लोगों को अलग थलग कर दिया गया है और मोदी शाह पंजाब के अंदर जैसे तैसे सरकार बनाना चाहते हैं और बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, जिस कारण से पुराने पंजाब के बीजेपी के नेता और संघ के नेताओं ने अपने आप को अलग थलग महसूस किया दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि पुराने संघियों और बीजेपी के लोगों ने 100 से ज्यादा की संख्या में होशियारपुर के अंदर अपना इस्तीफा बीजेपी से दे दिया दोस्तों। होशियारपुर में 100 से ज्यादा पुराने भाजपाइयों ने इस्तीफा दे दिया। बीजेपी के प्रवक्ता चेतन जोशी का भी इसमें इस्तीफा हुआ है। यहाँ तक कि बीजेपी के जो पूर्व मंत्री हैं तीक्षण सूद, उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेसियों ने ही बीजेपी पर कब्जा कर लिया है, यानी कांग्रेस से ला लाकर नेताओं को पंजाब बीजेपी के अंदर घुसाया जा रहा है, जिसे संघ और बीजेपी से जुड़े हुए इतने साल तक मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को अपने आप को ठगा हुआ महसूस करना पड़ रहा है। यही बड़ा कारण है कि अब पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के अंदर फैल रहे आपसी विवाद का यह पूरा मामला सामने आ रहा है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि पंजाब में वही करना चाहते हैं बीजेपी के लोग जो इन्होंने अलग अलग राज्यों के अंदर किया है, लेकिन पंजाब के साथ बीजेपी के लिए दिक्कत यह है दोस्तों कि पंजाब की जनता बीजेपी का झंडा लेकर आने वाले किसी व्यक्ति को भाव नहीं देती है। अगर कोई व्यक्ति अपने आप में बहुत बड़ा नेता है और अगर वो बीजेपी में चला गया और पंजाब में बीजेपी का सिंबल लेकर जनता के बीच में चला जाता है, तो जनता उसको गली का नेता बनाकर छोड़ देती है। यानी बीजेपी का जो पार्टी का चुनाव चिन्ह है वही पंजाब के अंदर आम जनता को पसंद नहीं है दोस्तों। तो इसका मतलब बीजेपी चाहे नेता कहीं से उठा ले, अंततोगत्वा आम जनता बीजेपी के साथ बर्ताव वही करेगी, क्योंकि बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है वही पंजाब की जनता को पसंद नहीं आता दोस्तों। अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जिसमें राहुल गांधी बुधवार को 10 जनपद पर जंतर मंतर प्रदर्शनकारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाई दिए दोस्तों। राहुल गांधी ने कहा कि 20 जुलाई को हुए कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शन के दौरान स्टूडेंट पर लाठी पैलेट गन से हमला किया गया। राहुल गांधी अपने साथ 4 प्रदर्शनकारी छात्र और छात्राओं को मीडिया के सामने लेकर आए दोस्तों। एक छात्रा ने कहा कि भारत माता की जय बोलने पर हमें देशद्रोही कहा गया, हम शांति से चल रहे थे तो एक पुलिस अफसर ने शरीर के ऊपर के हिस्से पर मारा। और राहुल गांधी ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने कुछ भी गलत नहीं किया, इनका लगातार शोषण होता रहा, ये बच्चे देश के भविष्य के लिए लड़े, इन्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, लोकतंत्र के लिए ये बच्चे लड़े, इसके लिए इनका धन्यवाद। शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाना कोई अपराध नहीं है, इस व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, यही छात्र की मांग है। वे ना हिंसा कर रहे थे, ना आक्रामक थे और ना ही किसी से बदसलूकी कर रहे थे। इसके बावजूद उनके साथ मारपीट की गई, उन्हें धमकाया गया। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 बड़ी बात कही है दोस्तों। देश भर के युवाओं पर हमको गर्व है, हमने प्रदर्शन कर रहे कुछ युवाओं से बात की, उन्होंने बताया कि उनके साथ मारपीट की गई, धमकाया गया और दबाव बनाया गया। मुझे उन पर और देश के हजारों युवाओं पर गर्व है। उन्होंने संविधान और भारत के विचार और देश के भविष्य की रक्षा की। राहुल गांधी ने कहा कि पहले छात्रों के घर गुंडे भेजना, 15 साल की एक लड़की से जबरन माफी मंगवाना और फिर उस माफी का स्वीकार करना पूरी तरीके से बेतुका है। कुल मिलाकर दोस्तों प्रदर्शनकारी 5 जो थे वो सामने आए, बोले कहा हमें पैलेट गन झेलनी पड़ी, अब ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ रहा है, यानी बच्चों को परेशान करना पड़ रहा है दोस्तों। हर तरीके से लोग परेशान चल रहे हैं। ऐसे में शिवाजी पार्क के अंदर प्रदर्शन के दौरान रिया अहीर नाम की एक लड़की गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो जाती है दोस्तों, जिसका सोशल मीडिया पर तस्वीर काफी वायरल
वायरल हुआ था और इसके बाद बताया जा रहा है कि उनको ट्रोल किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर दोस्तों हर एक व्यक्ति जो आंदोलन का मुख्य चेहरा रहा उसको हर तरीके से ऑनलाइन प्रताड़ना दी जा रही है, जो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को जग जाहिर करता है। दोस्तों दो शब्द जरूर लिखा बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को लखनऊ के अंदर जनेश्वर मिश्र की जयंती पर एक सभा में बड़ा ऐलान किया। दोस्तों उन्होंने कहा कि अयोध्या सदर सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर पवन पांडे चुनाव लड़ेंगे। ब्राह्मण सभा में अखिलेश यादव ने कहा कि पवन पांडे अयोध्या में इस बार चुनाव जीतने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश चुनाव 2027 के मद्देनजर पहली सीट को लेकर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। दोस्तों किसी और सीट को लेकर कोई नाम आगे नहीं किया गया, लेकिन पवन पांडे अयोध्या के सदर सीट से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि 2012 में भी यहां से जीत कर आए थे और 17 और 22 में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन पवन पांडे यहां से वापस से चुनाव लड़ेंगे। और क्योंकि ब्राह्मणों का सम्मेलन चल रहा था दोस्तों, तो अखिलेश यादव ने यह ऐलान करके कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज के बीच में मैसेज भेजने की कोशिश की है कि आने वाले दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में या समाजवादी पार्टी के पीडीए का एक हिस्सा ब्राह्मण समाज भी होगा। यानी अखिलेश यादव बिल्कुल भी इस बात से कतरा नहीं रहे कि ब्राह्मण समाज को लेकर बीजेपी वाले डोरे डाल रहे हैं। सबको पता है कि ब्राह्मण समाज खासकर शंकराचार्य के साथ किए गए बदसलूकी के मामले को लेकर नाराज है दोस्तों। और दूसरा चंदा चोरी का मामला, जिसमें कैसे लोगों की भावनाओं के साथ में खेला गया है, ये बात सबके सामने रख दिया गया है। दोस्तों ऐसे में आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पूर्व मंत्री पवन पांडे का बयान आता है। अखिलेश यादव ने ब्राह्मण समाज के सामने मेरा सम्मान किया, ये कहते हैं पवन पांडे। वो कहते हैं कि अखिलेश यादव ने 2027 में सरकार बनाने की ठानी है और हम लोग ब्राह्मण समाज के लोग मिलकर उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना हमारा लक्ष्य है। बीजेपी में ब्राह्मणों का अपमान हुआ है, संतों का अपमान किया जा रहा है। 2027 में ब्राह्मण समाज बदला लेगा और एक डिप्टी सीएम भी ब्राह्मण समाज का बीजेपी ने बना रखा है, लेकिन उसकी कोई सुनता ही नहीं है। एक डिप्टी सीएम है, कोई सुन ही नहीं रहा उसकी। मैं जब राज्य मंत्री हुआ करता था अखिलेश यादव जी की सरकार में, तो हमारी सारे अधिकारी सुना करते थे। तो ये अंतर है दोनों सरकारों में। एक और ब्राह्मण समाज के लोगों का वोट बीजेपी को जमकर मिल रहा है, लेकिन ब्राह्मण समाज के साथ भाजपा वाले अन्याय कर रहे हैं। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है जो ब्राह्मण समाज का सम्मान करने में कोई और कसर नहीं छोड़ रही है। साथ साथ एक और बड़ी अपडेट कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश इकाई से जुड़ी सामने आती है। दोस्तों उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी इकाई की तरफ से दिल्ली के अंदर एक कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें कई सारे बड़े नेता शामिल हुए हैं दोस्तों। यानी पवन खेड़ा, राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश प्रभारी मौजूद रहे और उन्होंने कई सारे लोगों को पार्टी में शामिल करवाया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी कार्यालय दिल्ली में रोहित की ज्वाइनिंग कराई गई। यानी आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित जाखड़ आरएलडी बीजेपी गठबंधन के चलते आरएलडी छोड़कर बीजेपी के कारण अलग हो गए दोस्तों। लंबे समय के बाद सक्रिय राजनीति में आ गए हैं रोहित जाखड़ और राष्ट्रीय जाट महासंघ के अध्यक्ष भी हैं दोस्तों। तो उनका अपने जाट समाज में अच्छी खासी पकड़ है, तो ऐसे में उनके चुनाव लड़ने की भी संभावना हो सकती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है कि ज्यादातर जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं उनको साथ में जोड़ा जाए। समाजवादी पार्टी अब पीडीए के साथ में अपर कास्ट वोट को जोड़ने में लगी हुई है, तो पूरे 100% वोटों के साथ में मैदान में उतरा जाएगा। किसी एक मतदाता को या मतदाता वर्ग को अलग थलग करके चुनाव लड़ने की जगह सारे वर्ग को साथ में लेकर चलेंगे, ताकि कुछ कुछ समर्थन सबका मिलेगा, तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इस पर आप लोग की जो भी प्रतिक्रिया है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लगता है कि वो परिसीमन का जो कानून है उसको पास करवा लेगी। 16 से 18 अगस्त तक संसद के अंदर विशेष सत्र बुला सकती है भाजपा सरकार। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को संसद में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के सांसदों से मुलाकात की। कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि किरण रिजिजू ने परिसीमन के मुद्दे पर उनसे बातचीत की है और कहा है कि हम लोग परिसीमन के मुद्दे पर एक विशेष सत्र बुलाने को लेकर प्रयास करेंगे। और विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर के अंदर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मौजूदगी जताते हुए दिखाते हुए अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है दोस्तों। अमित शाह इस्तीफा दो, क्योंकि छात्रों के ऊपर जो हमला अमित शाह ने करवाया है उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर आप भी मानते हैं कि बात एकदम सही है, अमित शाह का इस्तीफा तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है और अमित शाह कहीं ना कहीं कन्नी काट रहे हैं इस मामले से और उनको लग रहा होगा कि वो ऐसे ही बच जाएंगे और विपक्ष के लोग भूल गए होंगे। लेकिन विपक्ष के लोगों को हर दिन याद है कि अमित शाह ने अभी तक या तो इस्तीफा नहीं दिया या तो माफी नहीं मांगी। तो फिर जब भी संसद की कार्रवाई होती है दोस्तों, एक बड़ा सा बैनर लेकर पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट होकर अमित शाह संसद में आओ, अमित शाह भागो मत, इस तरीके से पोस्टर लगाते हैं दोस्तों। अमित शाह जवाब दो, बुलाया जाता है अमित शाह को दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि अमित शाह को चाणक्य बताने वाले और अमित शाह से देश डरता है, विपक्ष डरता है, विपक्ष के नेता डरते हैं, अमित शाह आंख दिखा देते हैं तो कांपने लगते हैं नेता। इस तरीके की जो बातें सोशल मीडिया पर चलती रहती है दोस्तों, खासकर भाजपा आईटी सेल वालों के द्वारा, उन सबको यह जवाब मिल गया होगा कि अमित शाह विपक्ष के सामने टिक नहीं सकते और आंख से आंख मिलाना तो दूर की बात, संसद में पैर रखने तक का हौसला नहीं जुटा पा रहे। तो इससे पता चल रहा है कि अमित शाह फर्जी चाणक्य है और फर्जी सख्त नेता है, उनके बस की बात नहीं है विपक्ष के जवाबों को देने का। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि अमित शाह सबके सामने एक्सपोज हो चुके हैं और अमित शाह के अंदर एक डर है राहुल गांधी और विपक्ष को लेकर दोस्तों, राहुल गांधी कहते हैं कि अगर आप लोग सीना तानकर इनके सामने खड़े हो जाओगे आरएसएस बीजेपी वालों के सामने, तो ये लोग वहां से तुरंत भाग जाएंगे। और राहुल गांधी जो पहले बोला करते थे दोस्तों, वो कहीं ना कहीं अब सच्चा होता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि अमित शाह से सवाल पूछा जा रहा है तो शाह का कोई अता पता चल नहीं रहा। साथ साथ
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि रसीद लाइए कि आपने चंदा दिया कि नहीं दिया, इससे घटिया और क्या बात हो सकती है, क्योंकि दान जो दी जाती है वो चीजों का दिखावा नहीं होता। यानी उन्हें रसीद इसलिए याद आ रही है क्योंकि रसीद घोटाला भी हुआ है देश के अंदर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर शामिल थे उसमें और उन्होंने नकली रसीद छपवाकर चंदा लिया था कहीं पर, इसका उन पर पाप पड़ा था और जनता ने उनको हरा दिया था सिराथू के चुनाव में। इस बार जो राम धन की चोरी इन लोगों ने की है, प्रभु श्री राम इन्हें जीतने नहीं देंगे, इनके महापाप की सजा इन लोगों को मिलकर रहेगी। ब्राह्मण समाज में बोल रहे थे, उनके सम्मेलन में बोल रहे थे अखिलेश यादव दोस्तों। इस दौरान उन्होंने सारे धार्मिक मुद्दे उठाते हुए बीजेपी जो धर्म के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करती है और कहती है कि विपक्ष के लोग धार्मिक चर्चा नहीं करते, धर्म पर चर्चा नहीं करते, तो अब जब अखिलेश यादव चर्चा कर रहे शंकराचार्य पर, उनके सम्मान को लेकर, कुंभ में मिसमैनेजमेंट को लेकर और राम धन की चोरी के मामले को लेकर, तो अब बीजेपी वाले कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस पर दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें दतिया के उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी में इतना ज्यादा पैनिक मचा हुआ है दोस्तों कि बीजेपी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए दतिया के अंदर पूरे जिला संगठन को भंग कर डाला। जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाहा समेत पार्टी कार्यकारिणी को पूरी तरीके से हटा दिया गया, पोस्ट से हटा दिया गया दोस्तों। जिले में काम कर रही सभी स्थानीय संगठनात्मक इकाइयों को भी खत्म कर दिया गया है। अब यहाँ नई टीम बनाई जाएगी। इस फैसले को उपचुनाव में मिली हार के बाद संगठन में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता चरणजीत सिंह चन्नी के बारे में अब पार्टी आला कमान ही तय करेगा। मोगा प्रवास पर आए भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस ने चन्नी को विधायक, मंत्री और नेता प्रतिपक्ष, मुख्यमंत्री और सांसद सभी पोस्ट से सम्मानित किया, और लेकिन जब अब जो हो रहा है इसे कहीं ना कहीं अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। अब उनकी पूरी रिपोर्ट हम आला कमान को भेज रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि वे रिपोर्ट में क्या कुछ बोलना चाहते हैं, क्योंकि राज्य में हर जगह पर बिखराव साफ नजर आ रहा है, तो उनका कहना था कि आला कमान को दी जाने वाली रिपोर्ट और फीडबैक बेहद ज्यादा गोपनीय है और बंद कमरे में सौंपी जाती है, इसलिए ये रिपोर्ट यहाँ चर्चा का विषय नहीं है। हर बूथ कांग्रेस मजबूत कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए उन्होंने दावा किया कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि पार्टी को किसी भी स्थिति में कमजोर किया जाए, और इसलिए ये जरूरी है कि पार्टी आला कमान को पूरी सही साफ पिक्चर दिखा दिया जाए, उनको बता दिया जाए कि ये स्थिति है, और इसके बाद पार्टी आला कमान फैसला ले और पूरा संगठन एकजुट होकर काम करे। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि चन्नी को थोड़ा कम अड़ना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, जबकि कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा दोस्तों। कैप्टन साहब को हटाकर, अमरिंदर सिंह को हटाकर चरणजीत सिंह चन्नी को जिम्मेदारी दी गई, तो उनको समझना चाहिए कि पार्टी सबसे बड़ा होता है और पार्टी का जो संगठन है उसके साथ हमेशा चलना होता है। संगठन के साथ मिलकर चलेंगे, सरकार बनाएंगे तो आगे बड़ी भूमिका मिलेगी, लेकिन अगर चाहेंगे कि पार्टी अभी से ही उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दे और इसके बाद चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे, तो ये फिर ऐसे होता नहीं है, ऐसे चलता नहीं है सिस्टम। आप लोग की इस पर जो भी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर संसद के मॉनसून सत्र के दौरान बुधवार को विपक्षी दलों ने सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सदन में उपस्थित होकर जवाब देने की मांग को दोहराया दोस्तों। सांसदों ने संसद परिसर और प्रेरणा स्थल पर विरोध प्रदर्शन करते हुए चर्चा और जवाबदेही की मांग की। विपक्ष केवल बहस और चर्चा चाहता है, केसी वेणुगोपाल ने यह टिप्पणी की है दोस्तों। कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल ने पत्रकारों से कहा कि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू सरकार और प्रधानमंत्री का संदेश लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि विपक्ष शुरू से ही चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर संसद में विस्तृत चर्चा करना चाहता है, क्योंकि ये पूरे देश से जुड़ा हुआ विषय है। वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि विपक्ष लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उन घटनाओं पर बयान की मांग कर रहा है जिसमें छात्रों पर कथित गोलीबारी और अत्याचार के आरोप लगे थे दोस्तों। उन्होंने बिहार की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य गंभीर परिस्थितियों का सामना कर रहा है और लोगों की सोच बदल रही है। विपक्ष केवल बहस और चर्चा चाहता है, जबकि सरकार इस पर सहमत नहीं है। सरकार संसद में पर्याप्त चर्चा के बिना अपनी मर्जी से कानून पारित करना चाहती है, जिसका विपक्ष विरोध कर रहा है। प्रधानमंत्री को भी संसद में जवाब देना चाहिए, गोगोई की तरफ से ये मांग की गई है दोस्तों। इस पर आप लोग की जो भी प्रतिक्रिया है लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बांकीपुर के उपचुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर को सोशल मीडिया पर बधाई देने वाले कुछ बड़े नेता का नाम सामने आता है। सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी बधाई देते हैं। रविशंकर प्रसाद और एमके स्टालिन के साथ साथ अरविंद केजरीवाल, एमए बेबी, जनरल सेक्रेटरी सीपीआईएम वाले भी उनको बधाई देते हैं। तेज प्रताप यादव बधाई देते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा भी बधाई देते हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता भी बधाई देते हैं। जयराम महतो विधायक झारखंड, उन्होंने भी इनको बधाई दी है। तो ऐसे में बधाइयां अलग अलग तरीके से मिली है, लेकिन देखने वाली बात यह कि कांग्रेस की तरफ से कोई बधाई इनको नहीं मिली है। क्या राष्ट्रीय
जनता दल ने जो फैसला लिया है कि वो इस मामले पर टिप्पणी नहीं करेंगे, तो कांग्रेस पार्टी उसी रास्ते पर चल रही है या पार्टी कोई और दूसरा रास्ता भी अपना सकती है। कुल मिलाकर प्रशांत किशोर के साथ जाने पर कांग्रेस पार्टी को आने वाले दिनों के अंदर फायदा मिल सकता है, लेकिन ये फैसला कांग्रेस पार्टी आला कमान और उससे पहले कांग्रेस पार्टी की जो स्थानीय इकाई है वो लेगी। दोस्तों, साथ साथ अयोध्या स्थित राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी दलों ने बुधवार को संसद परिसर के अंदर मार्च निकाल दिया। दोस्तों, महात्मा गांधी की प्रतिमा से मकर द्वार तक ये मार्च निकाला गया और अगेंस्ट इनजस्टिस ऑन स्टूडेंट यानी छात्रों के साथ किए गए अन्याय के खिलाफ ये मार्च निकाला गया और चंदा चोरों के खिलाफ भी मार्च निकाला गया और विरोध की आवाज को दबाने की कोशिश के खिलाफ भी ये आवाज निकाला गया और मार्च निकाला गया। साथ साथ दोस्तों, मुंबई हाईकोर्ट ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा और एक्स को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट फौरन हटाने के आदेश दिए। साथ ही पोस्ट करने वाले यूजर्स की जानकारी भी मांगी। हाईकोर्ट ने इन कंपनियों से कहा कि भविष्य में भी अगर मंत्री की ओर से ऐसा कोई कंटेंट ध्यान में आता है तो उसे भी हटाया जाएगा। गडकरी ने 27 जुलाई को हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। दोस्तों, इसमें आरोप लगाया था कि सोशल मीडिया पर उन्हें और उनके परिवार को E20 एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम से होने वाले कथित मुनाफे से जोड़ा जा रहा है। याचिका में कहा गया कि लोग उनके खिलाफ आपत्तिजनक कमेंट्स और मीम बना रहे हैं, इससे उनकी इमेज खराब हो रही है। सुनवाई के दौरान मेटा और एक्स कॉर्प के वकील कोर्ट में मौजूद रहे। दोस्तों, ऐसे में मुंबई हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले में सिस्टम बनाना चाहिए। जस्टिस आरिफ डॉक्टर की सिंगल बेंच ने कहा कि मेटा और गूगल फौरन इन पोस्ट को हटाने पर काम करे। यह भी पूछा कि क्या उनके पास ऐसा कोई सिस्टम है जिसे बिना कोर्ट गए ऐसी पोस्ट को हटाया जा सकता है। जस्टिस डॉक्टर ने कहा कि आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी है तो आपके पास कोई ऐसा सिस्टम क्यों नहीं है जो ऐसे मामले में हम पकड़ सके और अगर कोई अश्लीलता और आपत्तिजनक अपमानजनक चीज डालता है तो उसे तुरंत हटा दिया जाए। अब ये मांग चल रही है। दोस्तों, इस पर देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। साथ साथ सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने बुधवार को कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी फिलहाल राजनीतिक पार्टी नहीं बनेगी। अभी भारत को एक मजबूत प्रेशर ग्रुप की जरूरत है, इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी उसी भूमिका में काम करेगी। दीपके ने कहा कि अगर हम राजनीतिक पार्टी बनाते हैं तो हमारा आंदोलन सफल नहीं होता। आंदोलन इसलिए सफल हुआ है क्योंकि अलग अलग विचारधाराओं और राजनीतिक दलों के लोग लोकतंत्र की कमजोर करने वाली चीजों के खिलाफ एक साथ आए हैं। आज भारत को किसी नई राजनीतिक पार्टी की नहीं बल्कि एक ऐसे मजबूत जन आंदोलन की जरूरत है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में सीजेपी की 2 दिवसीय बैठक शुरू हुई। दोस्तों, बैठक से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए दीपके ने कहा कि जंतर मंतर आंदोलन की समीक्षा हम लोगों ने की। E20 के मुद्दे को लेकर चर्चा की गई, शिक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दे को लेकर चर्चा की गई और कहा गया कि हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी यानी राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे क्योंकि देश के अंदर पहले से ही इतने सारे राजनीतिक दल है जिसकी कोई कमी नहीं है। हर गली कूचे में एक राजनीतिक दल नजर आता है। रजिस्ट्रेशन तो 1400 से ज्यादा पार्टियों का हो रखा है, तो रजिस्ट्रेशन और पार्टियों की कमी तो है नहीं, अंधाधुंध पार्टियां हैं। ऐसे में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए ग्रुप काम करे जिसको प्रेशर ग्रुप कहा जाता है और प्रेशर ग्रुप की स्थिति होनी बहुत जरूरी है। अगर प्रेशर ग्रुप देश के अंदर होगा तो इसका मतलब हम लोग दबाव अच्छे खासे तरीके से बना पाएंगे और ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि सरकार एक अच्छी दिशा में कदम उठाए और उस दिशा में कदम उठाए जिसे आम जनता का उद्धार हो, ना कि कुछ उद्योगपति और कुछ अपने आसपास के लोगों का फायदा पहुंचाया जाए, जो कि एथेनॉल के मामले में हो भी रहा है। नितिन गडकरी और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, जिस पर नितिन गडकरी का कहना है कि उनको कोई फायदा नहीं मिल रहा और परिवार वाले मामले को लेकर भी वो कहीं ना कहीं हर बात का खंडन करते चले आ रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि मामला क्या है। इसी के साथ में दोस्तों, बांकीपुर के अंदर बीजेपी को मिली हार के बाद अलग अलग पार्टी की अलग अलग तरीके प्रतिक्रिया सामने आई, लेकिन जो बड़ी बात थी वो जनता दल यूनाइटेड की प्रतिक्रिया काफी दिलचस्प रही। दोस्तों, जो अपडेट है वो ये की बांकीपुर के अंदर जनता दल यूनाइटेड के नेता श्याम रजक कहते हैं कि आपस में समन्वय की कमी थी। मैनेजमेंट यानी जो व्यवस्था बनाया जाता है उस व्यवस्था बनाए जाने में दिक्कत आ रही थी। म्यूचुअल ट्रस्ट यानी आपसी जो एक विश्वास होता है उसकी कमी थी और हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में आपस में समन्वय नहीं था और यहाँ तक कि अहंकार का भाव एकदम साथ में आसमान पर चढ़ चुका था। कहने का मतलब ओवर कॉन्फिडेंस हो चुके थे। एनडीए के नेता अनंत सिंह तो यहाँ तक कहते हैं कि नीतीश कुमार को आप लोगों ने हटाया तो इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। एनडीए गठबंधन को ये जो नुकसान हुआ है ये नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पोस्ट से हटाकर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने के कारण हुआ है। उमेश कुशवाहा आरजेडी को लेकर निशाना साधते हुए कहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी अच्छा चुनाव लड़ी, लेकिन आरजेडी का जो एमवाई समीकरण है, मुस्लिम और यादव समीकरण, वो पूरी तरीके से धाराशाही हो गया और उसने यानी एमवाई समीकरण ने प्रशांत किशोर का समर्थन कर दिया क्योंकि एमवाई समीकरण चाहता था कि बीजेपी को बांकीपुर में हराया जाए और एमवाई समीकरण के कारण भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, लेकिन ये फालतू की बातें हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मुस्लिम और यादव तो छोड़िए, यहाँ पर अपर कास्ट ने जमकर वोट करा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और प्रशांत किशोर के समर्थन में। तो जो जी का एक अंतर यहाँ तय करता है कोई, तो वो सबसे बड़ा अगर कोई है दोस्तों तो कायस्थ समाज के लोग हैं और उसके बाद पूरे अपर कास्ट को मिला दे तो अपर कास्ट का अच्छा खासा प्रभाव है। तो कहने का मतलब इनके एजेंडे को सूट नहीं करता है कि ये इस बात को बोले कि अपर कास्ट बीजेपी से छिटकर एनडीए से छिटकर प्रशांत किशोर के साथ में चला गया है। तो ये कह रहे हैं कि एमवाई समीकरण के कारण जीते हैं। तो आप लोग इस पर 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। साथ संजय सरोगी जो बीजेपी के चीफ है दोस्तों, उन्होंने कहा कि हम लोग इस मामले को लेकर गहन चर्चा कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि हर हार को हम लोगों को सीरियस तरीके से लेना चाहिए।
तो अलग अलग नेताओं के अलग अलग तरीके के बयान है, इनमें आपस में ही कंफ्यूजन की स्थिति हो रखी है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने छात्रों के आंदोलन का समर्थन करते हुए छात्रों के साथ किए जा रहे प्रताड़ना पर निशाना साधा दोस्तों, और कहा कि लोकतंत्र में अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। अधिकार ये हमारा है कि हम अन्याय के खिलाफ बोले, लेकिन अब इन युवाओं ने जो आवाज उठाई है, जो तानाशाही मोदी सरकार ने इन लोगों के साथ बर्बरता करने का कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। युवाओं को मारा पीटा और धमकाया गया, लड़कियों को ट्रोल किया गया, इसकी हिम्मत तोड़ने की उनकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन अन्यायी तानाशाह याद रखे कि हिंदुस्तान के युवा डरने और रुकने वाले नहीं है। कांग्रेस हर कदम पर इनके साथ खड़ी रहेगी और जीत युवाओं की होगी। अंततोगत्वा देश का जो भविष्य है वो जीतेगा। जो देश का भूतकाल है यानी जो देश का पास है वो देश के भविष्य को नहीं हरा सकता। भविष्य हमेशा से पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होता है, ऊर्जावान होता है, इसीलिए हमेशा भविष्य की जीत होती है, भूतकाल यानी पास्ट की जीत नहीं हो सकती। और इसीलिए हम भविष्य पर पूरी तरीके से निर्भर है कि भविष्य की ही जीत होगी, यानी कहने का मतलब युवा जीतेंगे और युवा बीजेपी को एक बार फिर से सबक सिखाते हुए नजर आएंगे। तो आप लोग की जो भी राय है लिखकर जुटा ज्यादा वीडियो को शेयर किया। बहुत धन्यवाद।